Morning class and welcome to the next lecture of financial markets. Okay, so in this lecture I would like to draw your attention to this graph. ठीक है ये graph book में बना हुआ है. So I want you to refer to the book for this. इसका page number है वो है 442. So you'll find this graph on page 442 of the book of Michigan. Ninth edition है. ठीक है, इकोनॉमिक्स बुक का नाम है इकोनॉमिक्स ऑफ मनी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट्स और ये बुक मैंने अपलोड भी की हुई है गूगल क्लासरूम. Okay. So in this lecture, we would like to discuss एक theory है इसको हम कहते हैं theory of asset demand. तो theory of asset demand जो है basically ये बताती है कि assets की demand जब increase होती है, ठीक है, या decrease होती है तो उसका exchange rates पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है. तो according to the theory of asset demand जो exchange rate है, ठीक है, एक होता है प्रेजेंट एक्सचेंज रेट या स्पॉट एक्सचेंज रेट, एक होता है फ्यूचर एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट. ठीक है, तो आपका जो प्रेजेंट एक्सचेंज रेट होता है डिपेंड्स ऑन द फ्यूचर एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट. ठीक है, और आपका फ्यूचर एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट जितना ज़्यादा होगा उतनी जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न और डोमेस्टिक एसेट्स ज़्यादा होगी. ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न और डोमेस्टिक एसेट्स सिंपली मीन्स के आप अगर एसेट्स खरीदते हैं तो उसके ऊपर आपको कितनी रिटर्न मिलेगी. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप यूएस डॉलर के एसेट्स खरीद के उसको किसी और करेंसी के साथ एक्सचेंज करते हैं, यानी उन एसेट्स को खरीद के यू सेल दोज एसेट्स इन एक्सचेंज फॉर अ फॉरेन करेंसी, तो आपको किस तरह की रिटर्न मिलेगी. या आप इसको इस तरह इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आपने आज एसेट्स खरीदे हैं और आप इसको होल्ड करते हैं फॉर लेट्स से 1 ईयर और 2 ईयर, तो 1 या 2 साल बाद आपको कितना प्रॉफिट होगा. ठीक है, सो दैट्स व्हाट बेसिकली. ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि फ्यूचर एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट, फ्यूचर एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट इज एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट लेट्स से अ ईयर फ्रॉम नाउ. ठीक है, 1 साल के बाद एक्सचेंज रेट कितना होगा. ठीक है, और जो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन डोमेस्टिक एसेट्स है, ठीक है, इट सिंपली मीन्स कि अगर आप अपने डोमेस्टिक एसेट्स को होल्ड करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम तो उसके ऊपर आपको कितनी रिटर्न या कितना प्रॉफिट मिलेगा. ठीक है, तो आपका जो प्रेजेंट एक्सचेंज रेट है डिपेंड्स अ लॉट ऑन द फ्यूचर एक्सचेंज रेट. ठीक है, एंड इट आल्सो डिपेंड्स अ लॉट ऑन द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन डोमेस्टिक एसेट्स. ठीक है, ठीक है, प्रीवियसली हम कहते थे एक्सचेंज रेट जो है डिपेंड्स अलॉट ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स. ठीक है, लेकिन अब इस थ्योरी को हमने थोड़ा साइड पर रख दिया था. न्यू थ्योरी से इसके एक्सचेंज रेट डिपेंड्स मोर ऑन द अमाउंट ऑफ एसेट्स वी होल्ड. ठीक है, चाहे वो डोमेस्टिक एसेट्स हैं फॉरेन एसेट्स. ठीक है, सो द अमाउंट ऑफ एसेट्स वी होल्ड एंड द काइंड ऑफ रिटर्न वी अर्न ऑन दोस एसेट्स दैट डिटरमिन्स द एक्सचेंज रेट. ठीक है, सो दैट इज अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ डोमेस्टिक एसेट्स. ठीक है, तो अगर आप इस ग्राफ को देखें, ठीक है, अगर आप देखें तो इट दिस ग्राफ बेसिकली शोज यू टू कर्व्स. एक है आपका डिमांड कर्व, ठीक है, और दूसरा सप्लाई कर्व. ठीक है, जो कोई भी जो एक्सचेंज रेट होगा इट विल डिपेंड ऑन द डिमांड ऑफ एसेट्स एंड द सप्लाई ऑफ एसेट्स. ठीक है, इन दिस केस हम अज्यूम करें कि एसेट्स दे आर हेल्ड इन यूएस डॉलर्स. ठीक, तो हम उनको डॉलर एसेट्स कह रहे हैं. ठीक है,
So the demand curve on this graph, which is the downward sloping curve denoted by D, this shows the demand of dollar assets या quantity of dollar assets. ठीक है, और ये जो supply curve है जो vertical line है, ठीक है, it shows the supply of dollar assets. ठीक है, तो exchange rate जो है it will be equal to the लेट्स हम कहते हैं एक्सचेंज रेट बिटवीन द यूएस डॉलर एंड यूरोस. ठीक है, अगर हम बात करते हैं एक्सचेंज रेट बिटवीन यूएस डॉलर्स एंड यूरोस, तो द exchange rate between US dollars and euros will be equal to the equilibrium point. ठीक है, यहाँ पे equilibrium point is denoted by point B. और equilibrium point क्या है? Equilibrium point is simply that point where demand curve D meets the supply curve S. तो होता क्या है, अगर आपका exchange rate जो है equilibrium exchange rate से differ करेगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका अगर इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, ये आपका इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट है, इसको हम कहेंगे ई स्टार. ठीक है, ई स्टार से डिनोट करेंगे. तो अगर आपका एक्सचेंज रेट जो है वो ई स्टार से फॉर एग्जांपल चेंज हो जाए, तो ठीक है, तो अगर आपका जो है एक्सचेंज रेट ई स्टार से लेट से इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, ई स्टार से इंक्रीज होके ई टू पे चला जाता है. ठीक है, तो जब आपका एक्सचेंज रेट ई टू होगा तो बेसिकली ई टू पे क्या होगा, at exchange rate E2 आपकी जो quantity of assets supplied है it's more and quantity of assets demanded. ठीक है, तो वो कम होगी. ठीक है, तो यहाँ पे बेस इन दैट सिचुएशन क्या हो जाएगा, सप्लाई विल एक्सीड डिमांड. ठीक है, तो ये सिचुएशन ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती. व्हेन सप्लाई एक्सीड्स डिमांड, दैट सिचुएशन कैन नॉट प्रिवेल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, तो होगा क्या कि आपके जो एसेट्स हैं उनकी सप्लाई ज़्यादा है और उनकी डिमांड कम है, यानी कि there are more people who are willing to sell those assets, लेकिन there are less people who want to buy those assets. इस तरह की सिचुएशन ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करेगी. सप्लायर से समझ आ जाएगी कि मार्केट में डिमांड कम है एंड सप्लाई विल इवेंचुअली डिक्रीज. ठीक है, एंड इट विल फाइनली डिक्रीज टू द एक्सटेंट इट विल इक्वल द डिमांड. ठीक है, सो अगर सप्लाई डिमांड से ज़्यादा होगी तो इट विल इवेंचुअली डिक्रीज. ठीक है, until it is equal to the demand, और supply and demand तब equal होगी when we have equilibrium exchange rate. ठीक है, इसी तरह अगर आप देख लें एक और सिचुएशन को देखते हैं. इमेजिन एक्सचेंज रेट E1. ठीक है, अगर आप पॉइंट बी से नीचे की तरफ चले जाएं, ठीक है, if exchange rate falls below E star, और आप कहते हैं let's say exchange rate is somewhere at this point, ठीक है, E1 के बराबर है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे आपकी जो है सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है. ठीक है, सो एट एक्सचेंज रेट E1 डिमांड एक्सीड सप्लाई. ठीक है, अगेन जब डिमांड एक्सीड सप्लाई बेसिकली मीन्स के people want to buy more assets than are available, यानी कि people are willing to buy more assets but people are not willing to supply that much. ठीक है, तो यानी कि the supply in the market is less than the demand. जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो it cannot prevail for a long time. ठीक है, when demand exceeds supply, तो eventually जो है आपकी डिमांड जो है इन दिस सिचुएशन जो है
आपकी सप्लाई विल इवेंचुअली इंक्रीज अंटिल इट इज इक्वल टू द क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। तो अगर आपकी सप्लाई कम होगी डिमांड से, विच इज शोन बाय पॉइंट when the exchange rate is at even, so this situation again cannot prevail for a long time, ठीक है। So supply will have to increase until it is equal to quantity demanded, ठीक है। यही सेंस बनती है ना, अगर आपको पता है मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, अगर सप्लायर्स को ये चीज़ पता लग जाए कि डिमांड ज़्यादा है और उनको सप्लाई कम करें, तो दे विल ट्राई टू इंक्रीज सप्लाई, ताकि सप्लाई जो है क्वांटिटी डिमांडेड के बराबर हो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस, सप्लाई इंक्रीजेज अंटिल इट इज इक्वल टू द क्वांटिटी डिमांडेड, और सप्लाई एंड क्वांटिटी डिमांडेड जब इक्वल हो जाए, दैट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। So this is the basic idea of supply and demand, ठीक है। अब इसको एक और एंगल से भी देख लेते हैं, ठीक है। The other angle is basically about the relationship between the present exchange rate, या जिसको हम spot exchange rate कहते हैं, and the future expected exchange rate, ठीक है। तो the basic thing is आपका जो this diagram, हम कह सकते हैं कि ठीक है, let's say this is your spot exchange rate या present exchange rate, और ये जो E2 है, this is the exchange rate today, ठीक है। फिर हम कहते हैं ई स्टार जो है, दिस इज इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, यानी कि आपका जो एक्सचेंज रेट है इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस अगर एक्सचेंज रेट ई स्टार से ज़्यादा हो, ठीक है। तो आइडियली आपका एक्सचेंज रेट ई स्टार के बराबर होना चाहिए टुडे, ठीक है। लेकिन होता क्या है, फॉर सम रीजंस, जिसको आप कह सकते हैं मे बी बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस इन डिमांड, इसमें यानी कि डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर नहीं है, कोई एक चीज़ ज़्यादा हो जाती है दूसरी चीज़ कम हो जाती है, ठीक है। जिस केस हम कह सकते हैं कि सप्लाई अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, तो आपका एक्सचेंज रेट कैन कम टू पॉइंट ई टू, ठीक है। अगर आपका एक्सचेंज रेट एट पॉइंट ई टू होगा, और आपका जो फ्यूचर एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट है, दैट इज इक्वल टू ए टी प्लस वन, ठीक है। ए टी प्लस वन सिंपली मीन्स के इट इज़ एक्सचेंज रेट एट अ फ्यूचर पॉइंट इन टाइम, ठीक है। लेट्स से आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। ई स्टार इज द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट टुडे। जब आपका एक्सचेंज रेट ई टू से ज़्यादा हो जाएगा, तो मैंने आपको जिस तरह जैसे बताया था कि दिस सिचुएशन कैन नॉट प्रिवेल फॉर वेरी लॉन्ग, एक्सचेंज रेट विल इवेंचुअली डिक्रीज, ठीक है। ई टू से नीचे की तरफ आएगा एक्सचेंज रेट, एंड इट विल मूव टूवर्ड्स द एक्सचेंज रेट ई स्टार, ठीक है। जब एक्सचेंज रेट ई टू से नीचे की तरफ आता है, तो बेसिकली होता क्या है, इट इंक्रीजेस द डिमांड ऑफ डोमेस्टिक एसेट्स, ठीक है। It will increase the demand for domestic assets. तो आप इसको इस तरह भी इमेजिन कर सकते हैं कि दैट when the exchange rate falls from E2 to E star, it increases the demand, या हम कह सकते हैं basically the idea is कि in this theory of asset demand, आपका जो present exchange rate है या जो present spot exchange rate है, ठीक है, it depends on the future expected return on assets. आपका जो प्रेजेंट एक्सचेंज रेट है विच इज़ ई टू, ठीक है, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द फ्यूचर एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन एसेट्स, ठीक है। तो ई टू पे ज़्यादा देर तक एक्सचेंज रेट नहीं रहेगा, ठीक है। अगर ई टू पे हुआ तो इट विल फॉल टूवर्ड्स ई स्टार, और उससे होगा क्या कि आपका जो यूएस डॉलर है, ठीक है, इन दिस केस वी आर टॉकिंग अबाउट यूएस डॉलर अगेंस्ट यूएस, ई टू से जब ई स्टार की तरफ आएगा, तो आपका यूएस डॉलर विल एप्रिशिएट, और उसकी
उसकी वजह से जो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन एसेट्स है, ठीक है, यानी कि इन फ्यूचर जो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन एसेट्स है इट विल एक्चुअली इंक्रीज। ठीक है, अगर एक्सचेंज रेट और ज़्यादा फॉल करेगा, ई स्टार से नीचे E1 की तरफ जाएगा, तो देयर इज, अगर ई स्टार से और नीचे फॉल करेगा तो देयर विल बी इवन मोर एप्रिसिएशन ऑफ द यूएस डॉलर अगेंस्ट यूरोस, और उसका रिजल्ट ये होगा कि द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन, या फ्यूचर एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन एसेट्स विल एक्चुअली इंक्रीज। ठीक है, तो जब फ्यूचर एक्सपेक्टेड रिटर्न इंक्रीज करती है तो इसका असर बेसिकली क्या होता है ऑन दिस ग्राफ। ठीक है, अगेन लेट्स सी, जब ई टू से ई स्टार की तरफ एक्सचेंज रेट आ रहा है तो इट इज कॉजिंग एप्रिसिएशन ऑफ यूएस डॉलर। जब यूएस डॉलर एप्रिशिएट कर रहा है इट इज इंक्रीजिंग द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन एसेट्स इन फ्यूचर। ठीक है, यानी कि इट इज़ एप्रिशिएटिंग तो लोग एक्सपेक्ट करेंगे इट विल कीप ऑन एप्रिशिएटिंग इन फ्यूचर एज वेल। तो यानी कि अगर वो आज कुछ एसेट्स खरीद के रखते हैं तो इन फ्यूचर उन एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी कि इन फ्यूचर दे विल गेट अ हायर रिटर्न ऑन दोस एसेट्स। और दिस सिचुएशन कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द एक्सचेंज रेट कीप्स फॉलिंग। ठीक है, अगर ई स्टार से और नीचे जाता है, E1 की तरफ जाता है, तब भी सेम सिचुएशन होगी। पीपल विल द डॉलर विल एप्रिशिएट एंड पीपल विल एक्सपेक्ट के फ्यूचर रिटर्न जो है वो एसेट्स की ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जब एक्सचेंज रेट गिरता है, ठीक है, और डॉलर अप्रिशिएट करता है अगेंस्ट यूरोस, तो इट इंक्रीजेस द फ्यूचर एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन एसेट्स। फ्यूचर एक्सपेक्टेड रिटर्न का बेसिकली क्या मतलब है? फ्यूचर एक्सपेक्टेड रिटर्न को यू कैन ऑल्सो इमेजिन दैट एज अ क्वांटिटी ऑफ डॉलर एसेट्स। ठीक है, अगर लोग एक्सपेक्ट करें कि इन फ्यूचर उनके एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी कि इन फ्यूचर उनके एसेट्स पर रिटर्न ज़्यादा होगी, दे विल दैट विल एक्चुअली इंक्रीज द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दोज एसेट्स। ठीक है ना, अगर किसी चीज़ के भी किसी चीज़ के ऊपर भी रिटर्न इन फ्यूचर ज़्यादा होने वाली है तो इट एक्चुअली इंक्रीजेज द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दोज एसेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे यही हो रहा है, E2 से E1 की तरफ जाते हैं, पीपल एक्सपेक्ट के in future they will get a higher return on dollar assets, so that increases the quantity demanded of US dollar। ठीक है, तो इस that's the reason जब हम पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ जाते हैं तो you see an increase in quantity demanded। ठीक है, इसी तरह जब E स्टार से और नीचे E1 की तरफ आते हैं तो अगेन there is a even higher expected return on dollar assets। ठीक है, तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं इन फ्यूचर उन्हें US डॉलर एसेट्स पे और ज़्यादा रिटर्न मिलेगी, so that increases the quantity demanded of dollar assets even more। ठीक है, जब ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है फ्यूचर में, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ डॉलर एसेट्स इंक्रीजेस इवन मोर। पॉइंट बी से पॉइंट सी की तरफ जाए तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस इवन मोर। तो ये जो सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि जब आपका एक्सचेंज रेट फॉल करता है इट लीड्स टू एन एप्रिसिएशन ऑफ द डॉलर एंड दैट इन रिटर्न इंक्रीजेस फ्यूचर एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द एसेट, बिकॉज फ्यूचर एक्सपेक्टेड रिटर्न बढ़ती है तो उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड कीप्स इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ये जो एक्सप्लेनेशन है बेसिकली explains the shape of the demand curve। ठीक है, so now you know why the demand curve is downward sloping। Demand curve is downward sloping simply because of the fact जब exchange rate decrease करता है तो it increases the quantity demanded of dollar assets। Quantity demanded of dollar assets इसलिए increase करती है because a decrease in exchange rate actually increases the future expected return on assets। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट टुडे। ठीक है, तो इस लेक्चर में दो मेन पॉइंट्स हैं बेसिकली। ठीक है, एक तो आपने चीज़ समझनी है कि इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट क्या होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट इज सिंपली दैट एक्सचेंज रेट
जहाँ पे quantity demanded of, in this case, dollar assets is exactly equal to the quantity supplied of dollar assets, ठीक है, that is denoted by point P over here. तो अगर आपका exchange rate equilibrium exchange rate से different होगा, for example if it is more than the equilibrium exchange rate, क्या होगा, that situation will not hold for long. Equilibrium exchange rate आपका जो है current exchange rate it will adjust so that it is equal to the equilibrium exchange rate, ठीक है, और equilibrium exchange rate equal होने के लिए अगर let's say supply को कम करना पड़े तो सप्लाई कम होगी, ठीक है। इसी तरह अगर आपका एक्सचेंज रेट जो इट इज़ लेस दैन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, तो इवन दैट सिचुएशन विल नॉट होल्ड फॉर वेरी लॉन्ग एंड द एक्सचेंज रेट विल टेंड टू इंक्रीज अंटिल इट इज इक्वल टू द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। और उस एक्सचेंज रेट को इंक्रीज करने के लिए समथिंग विल हैव टू चेंज अबाउट डिमांड सप्लाई। सो इन दिस केस हम कह सकते हैं आपकी जो सप्लाई विल हैव टू इंक्रीज अंटिल इट इज इक्वल टू डिमांड, ठीक है। और इसी तरह आप यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन द शेप ऑफ द डिमांड कर्व यूजिंग द थ्योरी ऑफ डोमेस्टिक एसेट्स, ठीक है। और थ्योरी ये कहती है कि करंट एक्सचेंज रेट इट डिपेंड्स ऑन द फ्यूचर एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द फ्यूचर एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन एसेट्स, ठीक है। तो आपका डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए होता है कि जैसे एक्सचेंज रेट डिक्रीज करता है इट इंक्रीजेज द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन एसेट्स, या आप कह सकते हैं इट इंक्रीजेज द फ्यूचर एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन एसेट्स। जब फ्यूचर एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन एसेट्स इंक्रीज करती है so that leads to an increase in quantity demanded of the assets. जैसे जैसे एक्सचेंज रेट फॉल करता जाता है फ्यूचर एक्सपेक्टेड रिटर्न इंक्रीज करती जाती है एंड क्वांटिटी डिमांडेड कीप्स इंक्रीजिंग, ठीक है, एंड दैट एक्सप्लेन्स द डाउनवर्ड slope of the demand, ठीक है। So that is all for this lecture. Thank you so much. Bye.